हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैंसर, नियोप्लेशिया या ट्यूमर। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में बता दूं। ट्यूमर का मतलब होता है एक अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स का एक ग्रुप। सेम नियोप्लेशिया, नियोप्लेशिया मतलब न्यू ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अब ये जो नियोप्लेशिया या ट्यूमर है, ये चीज़ बिनाइन या मेलिग्नेंट हो सकती है। मतलब या तो ये जहाँ ओरिजिनेट हुई है वहीं प्रेजेंट होगी बिनाइन, या फिर अपनी जगह से किसी न्यू साइट पे चली जाएगी मेलिग्नेंट। तो जब कोई चीज़ मेलिग्नेंट हो जाती है, जब कोई ट्यूमर या नियोप्लेसिया बिनाइन से मेलिग्नेंट हो जाता है या फैल जाता है, तब उसको कहते हैं कैंसर। मतलब कैंसर जो है टर्म, वो जनरली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Neoplasia, tumor or cancer, it can be defined as uncontrolled proliferation. Proliferation means multiplication of cells without any differentiation. मतलब cells बिना कंट्रोल के मल्टीप्लाई होने लगती हैं और डिफ्रेंशिएट भी नहीं होते। डिफ्रेंशिएट मीन्स मैच्योर भी नहीं होते, अपना अपना फंक्शन भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होगा, एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू क्रिएट हो जाती है विच इज़ नोन एज ट्यूमर और नियोप्लाज्म। अब इसमें दो मेन फीचर्स क्या हैं कि सेल की ग्रोथ भी अबनॉर्मल है और जो डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से चार बनते हैं, वो भी अबनॉर्मल है। और कैंसर कब बन जाता है ये, जब मेटास्टेसिस हो जाए। मतलब कैंसर सेल्स जो हैं या नियोप्लेशिया ट्यूमर अगर अपनी प्लेस से माइग्रेट होकर, मूव होकर दूसरी जगह चले जाएं तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। और इस तरह से फिर मल्टीपल या एक से ज़्यादा टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या डिफरेंस हैं, या नियोप्लास्टिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सेल्स जो हैं उन सभी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 डेज़ के लिए जीते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं। पर जो कैंसर सेल्स हैं उनका कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता। नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कंट्रोल्ड ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, जैसे 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। लेकिन कैंसर सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। नॉर्मल सेल्स का टिश्यू में जो साइज़ और शेप होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, एक दूसरे से एक टिश्यू में मैच करता है। लेकिन कैंसर सेल्स एक ही टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल्स, किसी में सेल का साइज़ अलग होगा, किसी का न्यूक्लियस का साइज़ अलग होगा, इस तरह से ये शेपलेस होते हैं और वेरिएबल होते हैं। नॉर्मल सेल्स जो हैं उनका न्यूक्लियस भी नॉर्मल साइज़ और शेप का होता है और इनका वेरिएशन, मतलब जो न्यूक्लियस का साइज शेप है वो अलग अलग होता है। नॉर्मल सेल्स में साइटोप्लाज्म या जो बेस मटेरियल है जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं वो भी नॉर्मल अमाउंट में होता है, और नियोप्लास्टिक सेल्स में ये कम होता है। नॉर्मल सेल्स के क्रोमोसोम्स जो हैं उनका नंबर भी हमेशा नॉर्मल ही होगा, लेकिन नियोप्लास्टिक सेल्स में या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। जब लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाए नॉर्मल सेल्स का तो वो एपोप्टोसिस शो करते हैं, मतलब डेथ हो जाती है उनकी अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन कैंसर के सेल्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉर्मल सेल्स कभी भी अपनी जगह छोड़कर किसी न्यू जगह पर नहीं जाते, कैंसर सेल्स जा सकते हैं। नॉर्मल सेल्स प्रॉपर मैच्योर होने के बाद डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लायक बनते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स जो हैं वो ना ही मैच्योर होते हैं, इमेच्योर रह जाते हैं, और ना ही वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। नॉर्मल सेल्स में हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी एब्सेंट है। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि जब कोई सेल ग्रो करता है अपने पुराने सेल की प्लेस पर, तो आसपास जब वो दूसरे सेल्स की बाउंड्री को टच कर ले तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि मेरा साइज़ इतना ही रहना चाहिए ताकि टिश्यू जैसी पुरानी थी वैसी ही रहे। तो इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं दिखती, मतलब सेल्स जो न्यू सेल्स बनते हैं पुराने की जगह, वो मोर देन रिक्वायर्ड उनकी ग्रोथ होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर के कॉजेज़। कोई भी एजेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कैंसर कॉज कर दे उसको हम कहते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन 3 तरह के हो सकते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहला है फिज़िकल। तो फिज़िकल में रेडिएशन है सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, जैसे कि एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, स्पेशली यूवी बी रेज,
ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सनलाइट इसका सोर्स है, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा गैमा रेज और कई और रेज हैं। फिजिकल कार्सिनोजन में दूसरा है क्रॉनिक इरिटेशन, मतलब किसी भी रीज़न से अगर कोई एक ऑर्गन या टिश्यू बार बार इरिटेट हो रहा हो तो उसको हम फिजिकल कार्सिनोजन वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ टबैको, पान मसाला च्यू करना, स्मोकिंग करना, रिवर्स स्मोकिंग करना, हुक्का सिगार, दांत अगर जैक्ड हों या ख़राब हों और लगातार ओरल टिश्यू को इरिटेट कर रहे हों। हिली एरियाज़ में, ठंडे एरियाज़ में कांगड़ी नाम का एक इक्विपमेंट या एक अर्दन पॉट या मिट्टी से बना हुआ बर्तन होता है जो एब्डोमेन में अटैच किया जाता है शरीर को गर्माइश पहुंचाने के लिए, तो वो भी एक तरह का कार्सिनोजन की तरह एक्ट कर सकता है। सेकंड है केमिकल कार्सिनोजेंस। मैनी केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं। उनमें से कुछ पेंट्स में, डाइज़ में प्रेजेंट होते हैं, स्मोक में होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो ईटेबल्स में यूज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो वेहिकुलर स्मोक में से रिलीज़ होते हैं, एल्किलेटिंग एजेंट्स और कई और केमिकल्स हैं जो पोटेंशियल कार्सिनोजेंस हैं। फिर आ जाते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उनको ऑन्को वायरसेस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर प्रोग्रेस कैसे करता है। तो किसी भी कार्सिनोजन की वजह से अगर इतना ज़्यादा कार्सिनोजन का अमाउंट हो कि अफेक्ट कर दे बॉडी को, तो डीएनए का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, और अगर एबनॉर्मल एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंट हों तो ये जो डैमेज डीएनए है अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता। तो फेलियर ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा। पूरा जो जीनोम है पर्सन का उसमें म्यूटेशन या चेंज आ जाएगा, डीएनए उसका बदल जाएगा और एबनॉर्मल सेल्स क्रिएट करने लगेगा। अब इसका असर क्या होगा कि ट्यूमर प्रमोट करने वाले जीन्स जो कि ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव स्टेट में सभी के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑन्कोजीन्स विल बी एक्टिवेटेड। इसके अलावा ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर को रोकने वाले जीन्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इन दोनों रीजंस की वजह से सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे। अलॉन्ग विद दिस, जो एपोप्टोसिस की प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स का, जो जब लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, मैंने जैसे बताया था, तो वो उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो ये एपोप्टोसिस करने वाली जीन्स जो हैं उनका भी एक्शन कम हो जाएगा। तो एपोप्टोसिस विल बी रिड्यूस्ड। इसकी वजह से भी क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, मतलब पुराने सेल भी वहीं पड़े हैं और वहीं पर न्यू और अनकंट्रोल्ड और मोर देन रिक्वायर्ड सेल्स आते जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाएगा, तो ट्यूमर फॉर्मेशन। अब ये जो ट्यूमर है इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो बेनाइन ट्यूमर जो है वो हमेशा इनकैप्सुलेटेड या कवर्ड होता है, उसकी प्रॉपर बाउंड्री होती है। मैलिग्नेंट जो है वो इरेगुलर शेप का होता है और उसकी कोई प्रॉपर बाउंड्री भी नहीं होती। बेनाइन जो है वो मेटास्टेसिस नहीं शो करता, मतलब वो स्प्रेड नहीं होता है, और मैलिग्नेंट दूसरे टिश्यूज़ में या दूसरे ऑर्गन्स में भी चला जाता है, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। बेनाइन आसपास के टिश्यूज़ को कंप्रेस कर सकता है, उनको प्रेशर उन पे डाल सकता है, लेकिन उनके अंदर कभी नहीं जाता, इनफिल्ट्रेट उन्हें नहीं करता। और जो मैलिग्नेंट है वो तो प्रेशराइज भी करता है, इनफिल्ट्रेट भी करता है आसपास के टिश्यूज़ को, और इनफैक्ट वो तो दूर दूर तक भी चला जाता है। बेनाइन का रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होता है, मैलिग्नेंट का फास्ट। इसका साइज़ होता है कम और मैलिग्नेंट का साइज़ बड़ा होता है। इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं देखी जाती, इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ फ्रीक्वेंटली देखी जाती हैं। अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो ये पूरी तरह से क्योर या ट्रीट किया जा सकता है, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। मतलब जहाँ पर भी ट्यूमर फॉर्म हुआ है उसे सर्जिकली रिमूव कर दो तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ट्यूमर फैल चुका है, मैलिग्नेंट बन चुका है, तो उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये जनरली लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल होता है और इसका प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है कैंसर सेल्स का माइग्रेट होना या स्प्रेड होना ओरिजिनल साइट से एक नए साइट में। सपोज़ करें ये एक ओरिजिनल टिश्यू में एक नए ट्यूमर का ओरिजिनेशन हुआ है और इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्यूमर। तो ये जो प्राइमरी ट्यूमर है अगर ये अपनी साइट से निकल कर बाहर आ जाए तो बाहर ये कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में या फिर ब्लड वेसल्स में।
तो ये मैंने ब्लड वेसल बनाया है। सपोज़ करें इनमें से जो सेल्स ब्रेक होकर ब्लड वेसल के अंदर चले गए हैं, तो इस प्रोसेस को इंट्रावास्टेशन कहते हैं, मतलब वैस्कुलर टिश्यू के अंदर जाना, इंट्रोड्यूस होना। अब इसमें पूरे ब्लड में ट्रैवल करके ये कहीं पर भी किसी भी एरिया में हो सकता है ये अरेस्ट हो जाएं। अरेस्ट मीन्स यहाँ पे जम जाएं ब्लड में। तो ये क्या बनेगा, आगे चलकर कभी भी इसकी वजह से मेटास्टेसिस हो सकता है, मतलब कैंसर दोबारा से अपीयर हो सकता है। और सपोज़ करें कोई दूसरा सेल इसमें से बाहर निकल गया, एक्स्ट्रावास्टेशन, और बाहर निकल कर लंग्स तक या लिवर तक या ब्रेन तक या किसी भी ऑर्गन तक चला गया, बोन तक चला गया, तो वहाँ पर जाकर ये फिर मल्टीप्लाई होंगे और क्या बनेंगे, सेकेंडरी ट्यूमर्स, और इसको हम कहेंगे मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैंसर। तो टाइप्स ऑफ कैंसर में फर्स्ट है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन वाले कैंसर्स हैं, और एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत सारे प्लेसेस में होती है। तो किसी भी एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर जो है वो कार्सिनोमा कहलाता है, जैसे कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा सर्विक्स, ये काफ़ी कॉमन कैंसर्स हैं। देन सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर जो है, जैसे कि बोन का कैंसर, टेंडन, मसल या कार्टिलेज का कैंसर, उसको सार्कोमा कहते हैं। देन लिम्फोमा, तो लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड्स में ओरिजिनेट होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं, जैसे कि हॉजकिंस लिम्फोमा। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर का जो मतलब कॉमनली हम जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं वो एक्चुअली क्या है, ल्यूकेमिया, एंड इट इज़ द कैंसर ऑफ बोन मैरो। देन माइलोमा, माइलोमा मीन्स कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, जो कि WBCs का एक टाइप है। ये भी बोन मैरो का ही एक टाइप ऑफ कैंसर है, और ये काफ़ी रेयर टाइप का कैंसर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड सिम्टम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या ना हो। तो साइंस एंड सिम्टम्स के लिए एक मैंने निमोनिक बनाया है, अ कॉशन बेल, मतलब खतरे की घंटी। तो अ कॉशन बेल, इसका क्या मीनिंग है देखते हैं। अ मतलब अ सोर थ्रोट दैट डजंट हील, अगर गला ख़राब है और दवाइयाँ लेने पर भी और कुछ भी करने पर वो ठीक नहीं हो रहा है। देन सी से चेंज इन ब्लैडर और बॉवल हैबिट्स, ठीक है। देन एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगती है। अल्सरेशन एंड पेन, अफेक्टेड एरिया में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है और वहाँ कुछ अल्सर या जख्म बना हुआ है। थिकनिंग, लंप और स्वेलिंग, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि एक एबनॉर्मल टिश्यू पर्सन को, पेशेंट को खुद ही पता चलता है कि यहाँ पर एक एबनॉर्मल टिश्यू क्रिएट हो गई है, कोई ग्रुप ऑफ सेल्स, कोई गांठ बन गई है। देन आई से इंडाइजेशन, स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी होना, खाना निगल ना पाना। देन ओ से ऑब्वियस चेंजेस इन वॉट्स एंड मोल, जो भी बॉडी में बर्थ मार्क्स होते हैं, तिल वगैरह होते हैं, उनमें कुछ बड़े सीवियर चेंजेस दिखाई देना। नैगिंग कफ, मतलब बड़ी बुरी खांसी जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, जा ही नहीं रही है, और गला हमेशा बैठा ही हुआ है, होर्सनेस। देन बी से ब्लीडिंग, कहीं से भी, किसी भी बॉडी की ओपनिंग से ब्लीडिंग होना, जैसे नोज़, ईयर्स, माउथ, कहीं से भी। एनलार्ज लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स हमारे जगह जगह बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनलार्जमेंट या स्वेलिंग हो जाना। देन 2 बारी एल है, लॉस ऑफ वेट एंड लो ग्रेड फीवर, मतलब बुखार रहता ही है हमेशा और ठीक नहीं हो पाता है। तो ये आप अ कॉशन बेल, ये निमोनिक याद रख के साइंस एंड सिम्टम्स को बड़े इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस या डायग्नोसिस। तो कौन से टेस्ट्स कराए जाते हैं अगर पेशेंट में वो साइंस एंड सिम्टम्स दिखें? तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो चेक किया जाएगा कि जो मतलब पेशेंट जो साइंस बता रहा है, सिम्टम्स बता रहा है सॉरी, वो एक्चुअल में है भी कि नहीं, कि उसका वहम है। तो उसके बाद अगर कंफर्म हो कि कुछ सीरियस साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो रेडियोग्राफी या एक्सरे करवाए जा सकते हैं ट्यूमर के लोकेशन को पता करने के लिए, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। देन बायोप्सी, बायोप्सी में जो भी अफेक्टेड साइट में जो ट्यूमर टिश्यू फॉर्म हुई है, नॉर्मल सेल्स हैं, उन सेल्स को रिमूव करके उनका माइक्रोस्कोपिक। देन नेक्स्ट इज CT स्कैन या MRI। तो इसमें हमें डिटेल पिक्चर्स मिल जाती हैं ढेर सारी, जिससे कि हम अफेक्टेड ऑर्गन में ट्यूमर कितना फैला हुआ है या किस स्टेज में है ये पता कर सकते हैं। देन अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स से एकोज लेकर उससे डिटेक्ट किया जाता है एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में, उसको सोनोग्राम कहते हैं। देन एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक कैमरा की मदद से हम स्क्रीन पर व्यू कर सकते हैं कि ऑर्गन के अंदर क्या है।
तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकिया, ब्रोंकस, लंग्स, इनका कैंसर डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। और कोलोनोस्कोपी जो कि कोलॉन या रेक्टम, इनके कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ऐसे कई और टाइप्स की स्कोपी हैं। देन ट्यूमर मार्कर टेस्ट, कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड और यूरिन में डिटेक्ट किए जा सकते हैं, जो कि कैंसर को कंफर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कैंसर। तो जनरल जो कंट्रीज़ में स्टेजेस को क्या कह सकते हैं हम, स्टेजेस दिए गए हैं, वो ये वाले स्टेजेस हैं। स्टेज 0 है कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब एक एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स जो अपनी साइट पर ही प्रेजेंट है, जैसे रूम के बेड पर एक पर्सन बैठा हुआ है बस। स्टेज 1 है कि वो पर्सन अपने बेड से उठकर सोफ़ा पर या चेयर पर चला गया, पर अभी भी रूम में ही है। तो इसमें क्या है कि ट्यूमर अभी भी छोटे साइज़ का है और उसी ऑर्गन में है जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ, ये अर्ली स्टेज है। स्टेज 2 में वो पर्सन क्या कर रहा है, दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब साइज़ बड़ा हो गया है ट्यूमर का और लोकल स्प्रेड हो गई है, पूरे फैल गया है वो उस एरिया में, इसको लोकलाइज ट्यूमर कहते हैं। स्टेज 3 में जो पर्सन है वो दीवार तोड़कर बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे ट्यूमर जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में आ चुका है, लिम्फ नोड्स में आ चुका है, सराउंडिंग टिश्यू तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर चुका है, तो ये रीजनल स्प्रेड है। स्टेज 4 में अपने रूम से निकलकर पर्सन पूरी तरह से बाहर किसी दूसरे रूम में या शायद किसी दूसरे घर में चला गया, तो यहाँ पे कैंसर जो है वो दूसरे टिश्यूज़ में या दूसरे ऑर्गन्स में पहुँच गया है, मतलब मेटास्टेसिस हो चुका है, इसको कहते हैं डिस्टेंट स्प्रेड। देन लास्ट टॉपिक है कैंसर का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो इसमें डिपेंड करता है कैंसर कौन से स्टेज में है, किस ऑर्गन में है और पर्सन की जो हालत है वो क्या है। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, 3 या 4 टाइप के ट्रीटमेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। किसी पर्सन में कुछ सक्सेसफुल होता है, किसी में कुछ और। तो इन जनरल सर्जरी जो है बहुत ही कॉमन मैनेजमेंट ऑप्शन है। इसमें अगर बिनाइन ट्यूमर है तो सर्जरी ही उसका एक तरीका है उसको ठीक करने का। तो सर्जरी से ट्यूमर रिमूव कर दिया जाता है या फिर उस ऑर्गन को ही रिमूव कर दिया जाता है जिसमें ट्यूमर प्रेजेंट हो। देन रेडियोथेरेपी, इसमें हाई एनर्जी रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज, प्रोटॉन्स या चार्ज्ड पार्टिकल्स, कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि आयोडीन 131। तो ये सब चीज़ें रेडिएशंस यूज़ करके कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, सेल्स को किल करने की कोशिश की जाती है। देन कीमोथेरेपी मीन्स केमिकल्स या एंटी कैंसर दवाइयाँ या ड्रग्स यूज़ करना, ताकि कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम हो सके या कैंसर सेल्स पूरी तरह से मर सकें, जैसे कि विनक्रिस्टीन, सिस्प्लेटिन और ऐसी कई और मेडिसिन्स हैं। इम्यूनोथेरेपी, इसमें इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है आर्टिफिशियली, ताकि जो कैंसर का प्रोग्रेशन है वो या तो स्टॉप हो जाए या कम हो जाए। इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जा सकते हैं, इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और कैंसर के सेल्स को खुद ब खुद ग्रो ना होने दे। देन अदर थेरेपीज़ या न्यू मोडालिटीज़ में हार्मोन थेरेपी है, जिसमें कि हार्मोन्स यूज़ करके कैंसर के प्रमोशन को रोका जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में जो कि हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, तो इनमें हार्मोन थेरेपी यूज़ करके इन कैंसर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। देन क्रायोब्लेशन में कोल्ड या ठंडक की हेल्प लेकर कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, तो जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे क्रायोप्रोब कहते हैं इस प्रोसेस में। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ की जाती है कि कैंसर सेल को गर्म करके उनको किल किया जा सके। ये न्यू टेक्निक्स हैं अभी। देन सबसे बड़ी बात कैंसर के इस टॉपिक में ये है कि कैंसर से बचना ही हमेशा बेटर है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। तो कुछ चीज़ों का सभी ने ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है अवेयरनेस, कैंसर के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन होना और दूसरों के साथ इसे शेयर करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। देन हेल्दी लाइफस्टाइल होना, डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज वाली, रेगुलरली अपने आप का चेकअप करवाना। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करवाई जा सकती है फीमेल्स में, जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल्स।
कार्सिनोजेंस को अवॉइड करना ये कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे किसी भी एजेंट को आप एक्सपोज ही मत होइए जो कल को कैंसर का कारण बन सके, जैसे कि ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट और एक्स रेडिएशंस और एनी अदर टाइप ऑफ रेडिएशंस। स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करना एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, ओबेसिटी ना होने देना, ये भी कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आपको समझ में आया इस टॉपिक के बारे में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।